डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आज इसमें मौजूद रहेंगे और एनएसए समेत तमाम उच्च अधिकारियों से यहां पर बातचीत करेंगे और ये अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। एक विशेष मीटिंग की जाएगी, मंथन किया जाएगा और कॉन्फ्रेंस में आज फिर से यहां पर नक्सलवाद, महिला सुरक्षा, पुलिसिंग समेत अन्य मुद्दों पर अंतिम चर्चा की जाएगी। फाइनल यहां पर चर्चा होने जा रही है। साथ ही जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी यहां पर चर्चा होगी। आंतरिक सुरक्षा में विदेशी हस्तक्षेप पर भी यहां महामंथन होगा। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और अंतिम दिन है और एनएसए समेत उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तमाम मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा होगी और विदेशी हस्तक्षेप पर भी यहां पर महामंथन होगा। बैठक के बाद अधिकारियों को संबोधित करेंगे यहां प्रधानमंत्री मोदी। अधिकारियों को प्रेसिडेंट मेडल प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों के साथ फोटो सेशन भी होगा और उसके बाद आईआईएम से प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तो आज एक बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लिए और इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का ये एक बड़ा दिन है जिसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर बैठकें होंगी। 2 सत्र आज आयोजित किए जाएंगे जिसमें समापन सत्र भी रहेगा। समापन सत्र में प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे। बीच के सत्रों में यहाँ पर विशेष चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसमें नक्सलवाद, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग प्रक्रिया के ऊपर चर्चा होगी। साथ ही मॉडल स्टेट के ऊपर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा और मॉडल स्टेट को यहाँ पर चुना जाएगा जिसकी गाइडलाइनें यहाँ पर बाकी के प्रदेशों में लागू की जाएंगी। साथ ही उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट मेडल भी यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा और प्रेसिडेंट मेडल प्रदान प्रधानमंत्री करेंगे। पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों के साथ यहाँ फोटो सेशन होगा और उसके बाद आईआईएम से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उससे पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। तो आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में आज एक बड़ा और विशेष दिन होने जा रहा है। तमाम सत्रों के साथ यहाँ पर मेडल पुरस्कार वितरण का समारोह देखने को मिलेगा और आखिरी बार यहाँ पर फाइनल चर्चा होगी। महामंथन किया जाएगा तमाम विषयों को लेकर जिसमें से सबसे ऊपर नक्सलवाद और देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को रखा गया है। महिला सुरक्षा और पुलिसिंग के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नीतीश गर्ग जुड़ चुके हैं। नीतीश, आज कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन है। 3 दिन के महामंथन में क्या सार निकलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही पुलिस समेत तमाम विभागों के डिजिटलाइजेशन पर खास फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ये काफिला दिखा देता हूं। सबसे पहले तो ताज़ा तरीन यहाँ की स्थितियां देखिए। तमाम उच्च अधिकारी किस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन की कॉन्फ्रेंस है। थोड़ी ही देर में जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। करीब 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कई जो बड़े अधिकारी हैं वो देखिए बाकायदा इन गाड़ियों में पहुंच रहे हैं। फिर उनके लिए दूसरी गाड़ियां आ रही हैं। ये ब्लैक गाड़ी लगाई गई है। फिर जो है वो अंदर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए अंदर जा रहे हैं। यानी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एनएसए इन सब के आने से पहले पूरा जो है अंदर तमाम अधिकारी अपने निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक वहां पर तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनकी आगवानी की जाएगी और फिर निर्धारित कार्यक्रमों में उनको जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें शिरकत करेंगे। देखिए 5-6 महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर लगातार वार्ता कल भी हुई थी। आज भी कई महत्वपूर्ण अहम विषयों पर परिचर्चा होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब क्या? दिस इज नॉट ओनली अबाउट नेचुरल डिजास्टर। ये डिजास्टर यानी किसी भी तरीके की आपदा आती है, कोई साइबर आपदा आ जाती, कोई चीन से हमला कर देता है, साइबर अटैक कर देता है, या किसी भी देश से बैठकर साइबर अटैक मल्टीपल तरीके से हो जाता है, तो उस स्थिति में किस तरीके से साइबर एजेंसियां प्रिपेयर हैं। कोई बायो वेपन की बात है, किसी भी तरीके की महामारी फैल गई है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर, आर्टिफिशियल डिजास्टर, साइबर डिजास्टर, किसी भी तरीके का डिजास्टर हो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इस पर भी जो है 1947 के हिसाब से विकसित डेवलप भारत के हिसाब से बात हो रही, तो इससे एक बड़ा खाका तैयार होगा, बड़ी बातचीत होगी। इसके साथ बेहतर पुलिसिंग हो। देखिए न केवल ये रणनीतियों पर मंथन है बल्कि पुलिस के वेलफेयर की बात भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के चैलेंजेस देखते हैं उनके वेलफेयर में क्या किया जा सकता है, उनको किस तरीके से, चाहे वो उनके हाउसिंग की बात हो, चाहे वो उनकी
टेक्निकल इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे उनकी तमाम चीज़ों की बात हो, वो किस तरीके से इंप्रूव किए जा सकते हैं, इन्हेंस किए जाते हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय होती है, इसलिए राज्य के होम सेक्रेटरीज को तमाम को बुलाया गया था ताकि यहां जो मसौदा तैयार होगा वो इंटरनल सिक्योरिटी और तमाम चीजें रणनीतियां बनेगी, लेकिन जो वेलफेयर के मसले होंगे वो संभावित हैं कि वो राज्यों को भी सुझाव के तौर पर दिए जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में पुलिस की व्यक्तिगत जीवन, पुलिस की प्रोफेशनल लाइफ, जैसा कि कई बार इस विषय में डिबेट होती है कि 24 घंटे ड्यूटी करना कहां तक जायज है, ऑफ होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इन पर भी एक शॉर्ट डिस्कशन तमाम उच्च अधिकारियों के साथ होगा। अब देखिए, केंद्रीय एजेंसियों ने शिरकत की है, आईबी ने शिरकत की है, एनआईए ने शिरकत की है, आरएनएडब्ल्यू ने शिरकत की है, तमाम एजेंसियों ने शिरकत की है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां किस तरीके से जो है चीज़ों के इनपुट्स जुटाती हैं, उनको साझा करती हैं, उन्होंने क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है बना रखा है, फ्यूचर में वो किस तरीके से स्थितियों को टैकल करेंगे, इसका भी जो है एक बाकायदा वो बताएंगे तमाम स्टेट्स को कि इस तरीके के संभावित थ्रेट्स हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक थ्रेट्स पर भी बात आज से ही होने लगती है, वर्तमान से भविष्य की तरफ जाने वाली ये चीज है, इसलिए उस पर भी बातचीत होगी, बाकायदा उस पर भी विस्तार से कुल मिलाकर बताया जाएगा। ये साफ निकल के आ रहा है कि जो भी यहाँ पर मुद्दे नजर आए हैं उन पर यहाँ पर आज से तक के फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई, उनको मद्देनजर रखकर यहाँ पर बातचीत की गई और उस हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, ताकि जिस तरह की भी स्थिति उत्पन्न होती है उससे लड़ने के लिए हम तैयार रहें। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मन की बात का 128वें एपिसोड का प्रसारण आज होगा, जो वन मंत्री केदार कश्यप दूरदर्शन में सुनेंगे। मन की बात मंत्री के साथ बीजेपी पदाधिकारी भी यहां पर शामिल होंगे। तो आज रायपुर में सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री के मन की बात के 128वें एपिसोड का प्रसारण होगा और वन मंत्री केदार कश्यप यहां पर डीडीयू में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। मंत्री के साथ यहाँ पर बीजेपी के पदाधिकारी भी यहाँ पर शामिल नजर आएंगे और रायपुर में ये सुबह 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के साथ साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर ये लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में आज देशवासियों को संदेश देते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते खबर रायपुर से, जहां 3 दिसंबर को स्थायी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। नवा रायपुर के मंत्रालय में सुबह 11 बजे से बैठक होगी। धान खरीदी की समीक्षा, विधानसभा सत्र सहित और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो 3 दिसंबर को एक विशेष बैठक साय कैबिनेट की होने जा रही है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक में सुबह 11 बजे से यहाँ धान खरीदी की समीक्षा करेंगे, विधानसभा सत्र में सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नक्सलवाद पर जिस तरह की लड़ाई चल रही है उस पर भी अपडेट लेंगे, फीडबैक लेंगे और तमाम तरह की योजनाओं का यहाँ पर फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बस्तर दौरा है। एसआईआर को लेकर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे बैज और धुरागांव में से जनसंपर्क की शुरुआत करेंगे। यहां पर दीपक बैज कुमाली गांव जाकर भी मतदाताओं से यहां पर मुलाकात करेंगे, मतदाताओं की फॉर्म भरने की यहां मदद करेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर आर या पार की लड़ाई में है अब विपक्ष। तो आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर दौरे पर रहेंगे और एसआईआर को लेकर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। खुद ग्राउंड पर जाकर यहां पर संपर्क करते हुए दीपक बैज दिखाई देंगे। जहां धुरा गांव से जनसंपर्क की शुरुआत करते हुए वो कुमाली गांव तक यहां पर मतदाताओं से बातचीत करेंगे और उनको फॉर्म कैसे भरें इस बारे में बताएंगे, मदद करेंगे। और इस एसआईआर के मुद्दे पर आर या पार की लड़ाई करते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। तो खबर दुर्ग से है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह में लापरवाही देखने को मिल रही है। संप्रेक्षण गृह से 7 नाबालिग एक बार फिर से यहां फरार हुए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही 3 नाबालिग इस संप्रेक्षण गृह से भागे थे और साथ ही यहां इस संप्रेक्षण गृह में यौन शोषण के मामले में भी कई आरोप सामने आए हैं, जिससे इस स्थिति को और ज्यादा गंभीर बन जाती है और बच्चों की सुरक्षा पर यहां पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दुर्ग से खबर है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह की लापरवाही सामने आई है। संप्रेक्षण गृह से यहां पर अब तक 10 बच्चे फरार हो चुके हैं, जिनमें से 7 नाबालिग अब कल फरार हुए थे और कुछ दिन पहले 3 नाबालिग फरार हुए थे। साथ ही यौन शोषण का भी मामला यहां पर सामने आया हुआ था और इस तरह की
मामलों पर अब यहाँ पर जांच की जा रही है और यहाँ पर बाल संप्रेक्षण गृह के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वहाँ पर सुरक्षा नीति, बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं भी कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सूरजपुर के मोरभंज गांव में जल जीवन मिशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को आज तक साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव में दिखावे के लिए पानी की टंकियां और पाइप बिछाकर घरों में नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन पानी पहुंच नहीं पा रहा है। स्कूल के पास बनी पानी की टंकी टेस्ट के दौरान ही लीकेज होने लगी और जिससे इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हालात तो ऐसे हैं कि गर्मी हो या सर्दी, ग्रामीण आज भी कुएं का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। नल प्लेटफॉर्म भी खराब निर्माण के कारण यहाँ पर टूटने की कगार पर है। ग्रामीणों ने कई बार यहाँ पर शिकायत की है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर जांच करने तक नहीं आते हैं, जिससे जल जीवन मिशन का पूरा प्रोजेक्ट गाँव में फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हमके इतना परेशानी, नहाना धोना, कपड़ा लाता, इतना मजबूर से हम नहाए भी नहीं सकता। इतना परेशान है सर। हमके ना कुआं सरकारी कर कुआं है, वो में कचड़ा मचड़ा गिरे रहते, छान के भी पिया तब पर भी कीटाणु लगे रहे। वो लोग उबाल के भी देहाती आदमी पिए पड़ जाए, कभी रात में भी काल में, कभी दुख में संकट में। पानी का तो ढेर परेशानी है, न कपड़ा लता सब खींचे, ढेर परेशानी है। अब पानी नल में आते नहीं है। अब नल में पानी आती तो इतना परेशान से रह रहते। कितना दिन का नल लगा है, कब से लगी? तो नल है तो हमें हर साल भर हो जाते लगे ले। पानी नहीं आ रहा है, कैसे करते हैं आप? वही अगल बगल का ट्यूबवेल करते हैं, हाँ कुआं से भी ले जाते हैं। टंकी तो बन गया है, लेकिन आते हैं बोलते हैं पानी भरने के लिए एक जने को दे दिए हैं, वो चालू करता है फिर बंद कर देता है और पाइप जोड़बे नहीं किए हैं, कहाँ कहाँ जोड़े हैं पते नहीं। कैसे करता है? का करब जाते स्कूल जाए, कभी स्कूल में पानी रहता तो भर के लानते, नहीं तो वही कुआं से भी दूर दुनिया भर का रद्द बद हुआ, पानी पिए ले भी दिक्कत लगे हुआ का पानी, वही मोहल्ला भर हमला पानी का दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पेंड्रा के बेवड़ापारा में दुन्हार समुदाय के लोग, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, जहां लोग खेतों के गड्ढों में जमा दूषित पानी पीने को मजबूर है। औरतें मटमैला पानी कपड़े से छान कर घर ले जाती हुई नजर आ रही है और इसी पानी को ग्रामीण पीते भी हैं। यहाँ ना कोई हैंडपंप है, ना कोई बोरिंग है और ना ही किसी प्रकार की पाइपलाइन आई है। करोड़ों की योजनाओं के बीच ये जो गांव है, यहाँ प्यास बुझाने की सबसे भयानक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ प्यास बुझाने के लिए कई बीमारियों का सेवन कर रहे हैं। ये पानी जो है ये इतना दूषित है कि इसका सेवन करने से बीमारियां हो सकती है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि प्रशासन को यहाँ पर कोई सूद नहीं है। किसी प्रकार की जानकारी मिलने के बाद भी प्रशासन यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की यहाँ पर समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे लोग यहाँ पर दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अभी चूहा के पानी पीथन, खेत के पार के नीचे महतिन मके ओगरा पानी, और फिर गर्मी दिन में फिर दूर जथन 1 किलोमीटर दूर था वो पचरी वाले कठवा के ओहर गंदा पानी रहता। चलिए मौसम की खबर का रुख करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बरकरार है और पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। खैरागढ़ में भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म कपड़े ढक ओढ़कर अपने घर से निकल रहे हैं। सुबह सुबह चाय की दुकानों पर भी यहाँ पर खैरागढ़ में भीड़ दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं और सर्दी में अपने हाथ सेकते हुए अलाव से दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सामने आई खैरागढ़ से, जहाँ छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और खासकर खैरागढ़ में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अपने कान और हाथ मुंह ढक ओढ़कर यहाँ पर घर से निकलते हैं। सुबह सुबह के समय चाय दुकानों पर, चाय की टपरियों पर भीड़ दिखाई दे रही है और लोग यहाँ पर अपनी दिनचर्या पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा यहां नारायणपुर अस्पताल पहुंचे और आईईडी विस्फोट में घायल डीआरजी से उन्होंने मुलाकात की। आरक्षक मुचा की दुर्गा
से यहाँ पर मुलाकात की, हालचाल जाना और साथ ही यहाँ पर डॉक्टरों को भी आवश्यक निर्देश दिए कि आरक्षक की जल्द से जल्द रिकवरी हो सके और उसके लिए यहाँ पर डॉक्टरों से फीडबैक लिया गया कि किस तरह से यहाँ पर आरक्षक यहाँ पर अपनी हेल्थ में रिकवरी दिखा रही है। गोगुंडा पहाड़ी में आईईडी विस्फोट की चपेट में ये आरक्षक आई थी, जिसके बाद इसको यहाँ पर भर्ती कराया गया। और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ पर नारायणपुर अस्पताल पहुंचे हैं और आईईडी विस्फोट में घायल डीआरजी से मुलाकात करके उसका हालचाल जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां माऊगंज में एक बार फिर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 13 करोड़ 55 लाख की लागत से बन रही 5 किलोमीटर लंबी चौराघाट सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री और मानकों के उल्लंघन के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीवारों में कमजोर गिट्टी, डस्ट, कम लोहा और बिना प्लांट चलाए प्यूरी की सामग्री तैयार की जा रही थी और ठेकेदार का दावा है कि उसे ऐसा काम करने की अनुमति मिली हुई है, जबकि अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्हें अनियमितताओं की जानकारी ना होना बताया और उसके साथ ही जांच की बात कही। प्लांट तो लगाया गया है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए प्लांट है, इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। महज 100 पीस बना है जो प्लांट है, वहीं जो सड़क की जो वाल है उस निर्माण में पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है, उसमें डस्ट से काम हो रहा है। क्या अब आप समझ गए होंगे, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। विस्तार न्यूज के लिए मऊगंज से लवकेश सिंह।